कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मुल्क की कई रियासतों में रात का कर्फ्यू या फिर मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाने लगा है। तेलंगाना में भी आज रात से कर्फ्यू नाफिज किया जा चुका है, जो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। रियासत तेलंगाना में कर्फ्यू के निफाज के बाद आज रात वज़ीर आज़म ने भी कौम से खिताब किया, लेकिन उनके खिताब से ऐसा लग रहा था कि वो आवाम को उनके हाल पर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर रही है, लेकिन उनके 20 मिनट के खिताब में जो चीज़ें सामने आई हैं उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, मगर उनकी बात पर भरोसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछले साल जब 22 मार्च को वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया था तो उन्होंने एक दिन का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और थाली और ताली बजाने की बात की थी। लेकिन 24 मार्च से नेशनल लॉकडाउन लगाया गया, जो कि इस बात की दलील है कि प्राइम मिनिस्टर पब्लिक की पल्स देख रहे थे। पब्लिक ने जनता कर्फ्यू पर अमल किया, उसके साथ ही उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अगर लॉकडाउन किया जाता है तब भी पब्लिक अमल करने के लिए मजबूर रहेगी। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी, उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं
और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब तेलंगाना हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में रात के कर्फ्यू के निफाज का फैसला किया, तो उस वक्त यानी 20 अप्रैल को 5,900 केसेस रियासत में आइडेंटिफाई किए गए, कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस। इस सूरत हाल में अगर अवाम अपने तौर पर एहतियात नहीं करते हैं तो इसके जो नतायज होंगे इसका सबको अंदाजा है। लेकिन उसके बावजूद अवाम की अपनी मजबूरियां हैं। इसके लिए वो अपने जरिए माश,
अपनी आमदनी के लिए बाहर निकलने पर मजबूर हैं। अगर उनकी ये मजबूरियां दूर की जाती हैं तो ऐसी सूरत में लोग घर बैठने को तरजीह देंगे। अब हम बात करते हैं मुल्क भर के हालात की। एक ऐसे वक्त जबकि अवाम बिलबिला रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहा है, 100 गुना ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है, लेबॉरेटरीज अवाम को लूट रहे हैं, कई लैब्स के ताल्लुक से शिकायत आने लगी है, कई दवाखानों के ताल्लुक से शिकायत आ रही हैं। ऐसे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 3 दिन पहले गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हुए कोरोना पर काबू पाने की तजावीज़ दे चुके हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एडमिट हैं, वो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हैं। हिंदुस्तान की कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स बशमूल तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव कोरोना पॉजिटिव हैं और अपने फार्म हाउस पर इलाज करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा कोरोना पॉजिटिव है, वो भी क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में है। आज ही प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के फौरी बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ आइसोलेशन में चले गए हैं। यह सूरत हाल दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। चीफ मिनिस्टर्स भी वायरस से महफूज नहीं हैं। आवाम के हालात सब जानते हैं। गुजरात मॉडल की बात की जाती थी 6 साल पहले तक। गुजरात में हेल्थ सेक्टर की क्या हालत है ये सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात का सामना आवाम को करना पड़ रहा है ये सब जानते हैं। तेलंगाना में भी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर के साथ साथ नागार्जुना सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के TRS कैंडिडेट नोमुला भगत, वो भी क्वारंटाइन में है क्योंकि वो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। मार्च 2020 जब लॉकडाउन किया गया था, उसके बाद जो लॉकडाउन जारी रहा उस दौरान भी गरीबी लोगों में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें गरीबी लोग कोरोना से मुतासर हो रहे हैं, जिन्हें आप हम जानते हैं, बल्कि कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई कोरोना वायरस से मुतासर होता जा रहा है। हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी हुई है। मोहल्ले में चलाए जाने वाले क्लिनिक्स में डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से इलाज किया जा सके मरीजों का। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज कौम से खिताब करते हुए जो पैगाम देने की कोशिश की है, उससे ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी आत्मनिर्भर बने, अपना इलाज खुद करे, अपनी हिफाजत खुद करे, अपने मसाइल से खुद निपटे। लेकिन उनके कौम से खिताब के दौरान कुछ ऐसी बातें भी कही गई है, कुछ ऐसे इशारे भी दिए गए हैं जिससे ऐसा लगता है कि आगे चलकर लॉकडाउन मुमकिन है। जी हाँ, आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि 2 मई को जब बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला
कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद लॉकडाउन किया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? इस सवाल का जवाब अगर बारीकी से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के फौरी बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। यानी पिछले लॉकडाउन के दौरान जिस तरह हुकूमत की जानिब से मुफ्त चावल की फराहमी अमल में लाई जा रही थी, उसे 3 महीने मजीद एक्सटेंड किया गया है। तो इसका साफ मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत पहुंचाते हुए लॉकडाउन का फैसला किया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने एड्रेस के दौरान यह भी कहा कि स्टेट्स आखिरी विकल्प के तौर पर लॉकडाउन नाफिज करें। यानी सिरे से इस गुंजाइश को मुस्तरद नहीं किया गया है कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्होंने कोई रास्ता न रहने की सूरत में लॉकडाउन का इख्तियार स्टेट्स के हाथ में दे दिया है। जिन हालात का शिकार महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं वैसे ही हालात, इन हालात में स्टेट्स अगर अपने तौर पर लॉकडाउन का फैसला करने लगते हैं तो जो बर्डन लॉकडाउन से होगा वो स्टेट्स पर आयद होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी भी स्टेट की जानिब से ये नहीं पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ने पिछले लॉकडाउन के दौरान जो पीएम केयर फंड कलेक्ट किया था वो फंड कहाँ इस्तेमाल किए गए। मुल्क भर में ऑक्सीजन की किल्लत है, मुल्क भर में ऑक्सीजन पहुंचाने की बात की जा रही है, ऑक्सीजन रेल चलाई जा रही है। ग्रीन चैनल से जिन रियासतों में ऑक्सीजन की डिमांड है वहां तक ऑक्सीजन का लिक्विड पहुंचाने की कोशिश करने की बात की जा रही है और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब के दौरान ये बात कही है। इसके बावजूद आज भी ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब के दौरान अपने बाल मित्रों यानी बच्चों से अपील की कि वो अपने घर वालों को कोरोना वायरस के ताल्लुक से समझाएं, जबकि डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बच्चों पर कोरोना वायरस, लॉकडाउन और कोरोना वायरस की दहशत के सबब, उनकी दहशत की वजह से उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच रहा है। वो साइकोलॉजिकली परेशान रहने लगे हैं और प्राइम मिनिस्टर को उम्मीद बच्चों से है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 1 मई से मुल्क भर में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जाएगी, जिसमें 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले तमाम लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। जबकि कई स्टेट्स, खास तौर पर तेलंगाना, इस बात की शिकायत कर रहा है कि वैक्सीनेशन डोजेस मौजूद नहीं हैं। आज तेलंगाना को 6.5 लाख डोज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से कोविशील्ड के हासिल हुए हैं। कोवैक्सीन के डोजेस का अभी पता नहीं है। कोवैक्सीन के 3rd ट्रायल के बारे में कई शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कोई भी वैक्सीन हो, पहले वैक्सीन ले लिया जाए, क्योंकि वैक्सीन लेने से अगर कोई फ़ायदा ना भी हो तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए शहरियों से अपील की जा रही है कि वो वैक्सीन लें। मुल्क के जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए एक इम्कान ये भी है कि मई के पहले हफ्ते में मुल्क भर में एक मर्तबा फिर नेशनल लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है, क्योंकि जिन स्टेट्स में लॉकडाउन लगाया गया है या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उन स्टेट्स में भी इंटर स्टेट
ट्रैवलर्स को रोका नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र से लोग तेलंगाना आ रहे हैं, तेलंगाना से लोग आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, तेलंगाना से दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब के लोग दिल्ली आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं, मुल्क भर से लोग कुंभ मेला उत्तराखंड गए। उत्तराखंड से कुंभ मेले से वापस होने वालों के ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना एटम बॉम्ब बन सकते हैं, जो मुख्तलिफ रियासतों में जाकर फट सकते हैं। कुंभ से वापस आने वाले कोरोना वायरस को इस तरह तकसीम करेंगे जिस तरह से प्रसाद तकसीम किया जाता है। इस सूरत हाल को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा मुल्क की कुछ और रियासतों ने इस बात का फैसला किया है कि कुंभ से वापस होने वालों को क्वारंटाइन किया जाए और उनके RT-PCR टेस्ट के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन तेलंगाना में अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अगर ऐसा फैसला किया जाता है तो उसके बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है कि खुद चीफ मिनिस्टर क्वारंटाइन है और फार्म हाउस पर अपना इलाज करवा रहे हैं। फार्म हाउस पर बड़े बड़े डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। चीफ मिनिस्टर को कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद फार्म हाउस मुंतकिल किया गया, वहाँ इलाज किया जा रहा है। अच्छी बात है, वो क्वारंटाइन है और हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, वापस आए और अपनी जिम्मेदारी को समझें। 2020 मार्च में जिस तरह से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक कदम आगे बढ़ते हुए 23 मार्च 2020 को ही स्टेट में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, लेकिन इस मर्तबा गफलत की वजह क्या है, इसे जानने की कोशिश करने पर यह पता चला है कि अगर एक और लॉकडाउन किया जाता है तो स्टेट की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। वैसे स्टेट की इकोनॉमी की बदहाली किस हद तक है इसका अंदाज़ा हमें है, लेकिन उसके बावजूद अगर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता है, शहरियों को बीमार होने से नहीं बचाया जाता है, तो ऐसी सूरत में स्टेट का मतलब क्या रह जाएगा। गांधी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, उसके बावजूद बेड्स न मिलना, ऑक्सीजन न मिलना, इन शिकायत को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 2 दिन पहले तक स्टेट हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर ईटल राजेंद्र ये कहते रहे कि तेलंगाना में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन हाईकोर्ट की हिदायत के फौरी बाद 24 घंटे के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि तेलंगाना में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाए। ऑफिशियल्स का कहना है कि जल्द ही स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से वीकेंड लॉकडाउन के ताल्लुक से भी फैसला किया जा सकता है। अगर लॉकडाउन की अब जो लॉकडाउन हो रहे हैं उनकी क्रोनोलॉजी को देखा जाए, उनकी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश की जाए तो महाराष्ट्र की सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा। महाराष्ट्र ने सबसे पहले स्टेट में नाइट कर्फ्यू किया, 3 दिन के बाद वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया और 1 हफ्ते बाद हुकूमत महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान कर दिया कि रियासत महाराष्ट्र में मुकम्मल लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए यानी 26 अप्रैल तक के लिए किया जाएगा। 26 अप्रैल को ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या नहीं कोई नहीं कह सकता, जबकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो लोग सजेशंस दे रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स इस पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो कम्युनिटी स्प्रेड से भी एक कदम आगे निकल चुका है। अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड होता
तो हालात कुछ और होते, लेकिन ये उससे भी आगे निकल चुका है। इसीलिए चेन ब्रेक करना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चेन ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 3 महीने का लॉकडाउन किया जाए। दिल्ली में मौजूद ICMR के कई एक्सपर्ट्स ने ये मशवरा हुकूमत को दे दिया है कि चेन ब्रेक करते हुए कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद को कम किया जा सकता है। इसीलिए उन्हें जहां तक मुमकिन हो सके लॉकडाउन पर गौर करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि लॉकडाउन का इम्कान नहीं है। यही हाल महाराष्ट्र में भी था, यही हाल तेलंगाना में भी था, यही बात चीफ मिनिस्टर पंजाब भी कह रहे थे, यही सूरत हाल मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही थी। यही कहा जा रहा था कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इन स्टेट्स में जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, इस सिचुएशन से निपटने के लिए लॉकडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर 22 मार्च को थाली और ताली बजवाते हैं और 24 मार्च को नेशनल लॉकडाउन होता है और आज 20 अप्रैल 2021 को प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मुल्क की, देश की इकोनॉमिक हेल्थ को स्ट्रांग करेंगे और साथ ही साथ सिटीजन्स की हेल्थ पर भी तवज्जो देंगे। इसके लिए लॉकडाउन से जहां तक हो सका बचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन किस तरह से सिटीजन्स की हेल्थ के ताल्लुक से कंसर्न दिखाया जाएगा, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा कोई प्रोग्राम उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उनके खिताब के फौरी बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 3 महीने का एक्सटेंशन इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन के ताल्लुक से सोच रही है। दुनिया भर में 27 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर हिंदुस्तानियों को आने नहीं दिया जा रहा है। इंडियन फ्लाइट्स पर बैन लगाया गया है और कहा जा रहा है कि अगर यही हालत हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के पेशेंट्स की होते रही, इसी तरह से लाखों की तादाद में पेशेंट्स आते रहें, तो मुमकिन है कि दुनिया के और कई ममालिक की जानिब से इंडियन सिटीजन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। 2 दिन पहले हांगकांग ने इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ पाकिस्तान और फिलीपीन सिटीजन्स को अपने बॉर्डर्स में आने से रोकने का फैसला किया है। इसी तरह कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे। सऊदी अरब, जहां इंडियंस के लिए आज भी डायरेक्ट जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि सऊदी अरब ने भी इंडियन पैसेंजर्स को अलाउ करने से मना किया हुआ है। अगर यही सूरत हाल रही तो मुमकिन है कि जल्द दुनिया के दीगर ममालिक जहां से परवाजें चल रही है, जहां से फ्लाइट्स चल रही हैं, वो भी बंद कर दी जाएं। प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस में इस बात की तरफ कोई इशारा नहीं किया गया कि किस तरह से इकोनॉमिक हेल्थ को स्ट्रांग किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस में इस बात की तरफ कोई इशारा नहीं किया गया या कोई फैसला ऐसा नहीं किया सुनाया गया कि जो परेशान हाल सिटीजन्स हैं, जो कोरोना विक्टिम्स हैं, उनके इलाज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सरकारी दवाखानों को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है, वेंटिलेटर्स के सही तादाद प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बताई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स 1 लाख सिलेंडर्स पहुंचाने की बात की गई है, लेकिन कब, किसे, कितने, किस तरह से पहुंचाए जाएंगे ये कोई तस्करा मौजूद नहीं था। इसी तरह उन्होंने स्वच्छता अभियान का भी हवाला दिया। उस हवाले के साथ ही उन्होंने अपने बाल मित्रों को एड्रेस करते हुए कहा कि वो अपने घर वालों को गैर ज़रूरी बाहर जाने से रोके, यानी बच्चों से उन्होंने अपील की। तो प्राइम मिनिस्टर का यह खिताब एड्रेस टू द नेशन अगर लार्जर वे में देखा जाए, लार्जर कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए, तो आवाम की जहन साजी की एक कोशिश है
ताकि अगर हुकूमत की तरफ से एक और लॉकडाउन की तरफ ले जाया जाता है तो आवाम में किसी किस्म की बरहमी पैदा ना हो और ना ही आवाम हुकूमत की मुखालिफत करे, बल्कि खुद आवाम इस बात को महसूस करे कि अब लॉकडाउन की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों की तादाद में पेशेंट्स रोज़ाना आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हज़ारों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलने की कई एक वजूहात हैं। ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। जो ऑक्सीजन पेशेंट को दिया जाता है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ एक साल के दौरान ऑक्सीजन को लोगों ने जो स्टॉक किया है वो स्टॉक भी एक बड़ा मसला खिल्लत पैदा कर रहा है। अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और आप अपने लिए इम्कानी इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं तो प्लीज़ उस ऑक्सीजन को ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए, ताकि वो ज़रूरतमंद आपके हक़ में दुआ दे। जो हालात आज हैं उसमें हुकूमत पर डिपेंड होने के बजाय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि आप एक दूसरे की मदद करें। गवर्नमेंट जो हो सकता है कर रही है, लेकिन उनके पूरे एड्रेस को अगर देखा जाए तो क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने हिंदुस्तानी अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है और वो अपना इलाज खुद करे, अपनी हिफाजत खुद करे। यकीनन कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हुकूमत अफेक्टेड लोगों को, विक्टिम जो बीमार हैं उनके इलाज की सहूलत फराहम करे। अगर तादाद बढ़ जाती है, बेड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि दवाखानों की पार्किंग और दवाखानों के अहातों में, हॉस्पिटल्स के अहाते में जिस तरह से एम्बुलेंस में रखकर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, सड़क पर बिठाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, वही हालात हिंदुस्तान के हर शहर में पैदा हो सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान एक कसीर आबादी वाला डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है और इस डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में कोरोना वायरस को फैलने से रोकना बहुत मुश्किल है। ज्योग्राफिकल एतबार से अगर हम देखें तो हमारे पास जगह कम और आबादी ज़्यादा है। अमेरिका में कई सहूलतें होने के बावजूद, हुकूमत की जानिब से बेहतरीन सहूलतें, इंश्योरेंस वगैरह की फराहम किए जाने के बावजूद लाखों लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, मौत के घाट उतर चुके हैं। हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वैसी सिविलाइज्ड पब्लिक नहीं है जो एहतियात करे। वहाँ सिविलाइज्ड कौम होने के बावजूद वो मुतासिर हुए हैं। तो हमें सिविलाइज्ड बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में रामनवमी और रमज़ान का भी तस्करा किया है। ये तासुर देने की कोशिश की है कि हर तबके की सूरत हाल से वो वाकिफ़ है और मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उनसे वो वाकिफ़ हैं। यकीनन प्राइम मिनिस्टर हैं तो वाकिफ़ होंगे ही, लेकिन पब्लिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ वो तमाम एहतियात करे जो उन्हें इस वायरस का शिकार होने से बचाने के लिए बताई गई है। अगर हम एहतियात नहीं करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होटल्स के रूम्स हासिल करते हुए उसे हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होगी और कौन इन कोशिशों से फ़ायदा उठा सकेगा, किन लोगों को इसका फ़ायदा हासिल होगा? वही लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे जो रोज़ाना 1 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में
अगर आईसीयू में एडमिशन चाहिए तो 80,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक आपको अदा करना होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत से आप वाकिफ़ हैं। यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है बेहतर सहूलतें फराहम करने की, लेकिन उसके बावजूद मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पैदा कर सके। इसीलिए हमें अपने तौर पर जहाँ तक मुमकिन हो सके एहतियात करनी चाहिए। हम अपने कोरोना वायरस से रिलेटेड पिछले वीडियोस में ये कह चुके हैं कि अगर हिंदुस्तान में एक और लॉकडाउन होता है तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान उसे बेर नहीं कर पाएगा। इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए, हमें ख़ुद को बचाने के लिए, हमें अपने अफराद ख़ानदान को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को बचाने के लिए एहतियात करनी ज़रूरी है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो न सिर्फ हमारी इकोनॉमी बल्कि मुल्क की इकोनॉमी कोलैप्स होने की तरफ चली जाएगी, जिसे अगले 20 साल तक संभाला नहीं जा सकेगा। इसीलिए आप एहतियात कीजिए ताकि मुल्क को बचाया जा सके, अपने अफराद ख़ानदान को और ख़ुद को बचाया जा सके।